नमस्कार, मैं अखिलेश बरनवाल एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा रचित कलेक्टर साहिबा के उपन्यास का पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था, आईएएस कैडर बनाम प्यार। आईएएस कैडर बनाम प्यार। आज उसके आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, नए राजा महाराजा हैं आईएएस। नए राजा महाराजा हैं आईएएस। तो चलिए आपको पढ़कर सुनाते हैं। इंटरनेट मीडिया में मनरेगा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी झारखंड की खनन और उद्योग सचिव आईएएस पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से 19 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त होने के बाद प्रशासन में भ्रष्टाचार की गंभीर होती समस्या और जनता के पैसे दुरुपयोग पर बहस छिड़ गई। राजस्थान से लेकर झारखंड तक छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। वैसे यह कोई छुपी बात नहीं है कि रोजमर्रा के जीवन में लोगों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बिजली के बिलों को ठीक करवाने के लिए भी रिश्वत का चलन आम बात है। और ये सब तब है जब ज़्यादातर सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। अक्सर देखने में आता है कि सरकारी दफ्तर से जुड़ा काम कराने में आम आदमी के छक्के छूट जाते हैं। छोटे से काम के लिए उसे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपनी एक समस्या के निस्तारण के लिए जिले की जनता को तहसील दिवस अथवा थाना दिवस में बार बार प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। एक बात यह भी है कि भारत में लोग संयम नहीं रखते। उन्हें अपने कार्य को कराने की जल्दबाजी होती है। दस्तावेज पूर्ण होने पर भी लोग सरकारी कर्मचारियों की जो हुजूरी करते हैं, जनता को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अधिकारी या कर्मचारी अगर टाल मटोल कर रहा हो तो करने दो, देरी से ही सही। काम नियम के तहत कराना चाहिए, रिश्वत नहीं देने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद कैलाश मंजू बिश्नोई जी ये नहीं जानते कि घूस देने की किसी को शौक नहीं लगती। जनता को, लोगों को इतना परेशान कर दिया जाता है कि घूस देना उसकी मजबूरी पड़ जाती है। जब तक वो घूस देगा नहीं तब तक उसका काम होगा ही नहीं। और सरकारी कामों का तो कोई नियम होता है, टाइम होता है। लोग घूस देकर करवा लेना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी से सबसे ज़्यादा रिश्वत पुलिस, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और हाउसिंग सेल व लैंड रिकॉर्ड वाले दफ्तरों में मांगी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सार्वजनिक कार्यालयों से काम कराने के लिए देश के 62% लोगों को रिश्वत देने का अनुभव है। आज चाहे हम उच्च स्तर पर देखें या निम्न स्तर पर, दोनों ही तरह के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सामान्य जनता की पहुंच से बाहर है। यहाँ तक कि वे आम जनता की शिकायत सुनने के लिए फोन पर भी उपलब्ध नहीं होते। माना कि अधिकारियों पर काम का बोझ होता है, परंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामान्य जन के टैक्स के भुगतान से ही नौकरशाही की गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब ये सेवाएं सेवा न रहकर अधिकारियों की आरामगाह बन गई हैं। पंचायतों से लेकर देश के बड़े शहरों तक आमजन प्रशासनिक तंत्र से असंतुष्ट दिखते हैं। ऐसे में सिविल सेवकों को आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ उनमें उनके प्रति संवेदनशीलता जगाना एक अहम चुनौती बन गई है। और हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी वांछित नौकरशाही समूह विकसित नहीं कर पाए हैं। स्वच्छ प्रशासन के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं। मसलन नौकरशाहों को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के उद्देश्य से उन्हें हर साल अपनी
चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपना होता है, परंतु देखने में आया है कि इस नियम की अक्सर अनदेखी होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तो यहाँ तक मानना है कि भारत के विकास में बाधा का सबसे बड़ा जिम्मेदार इसकी नौकरशाही को ठहराया जाना चाहिए। अब तो आलम यह है कि लोग नौकरशाही को सेवा प्रदाता के बजाय शोषण के एजेंट के रूप में देखने लगे हैं। प्रशासन और आम जनता में दूरी इस कदर बन गई है कि एक तरह से नौकरशाही में मध्यकाल की सामंतशाही नजर आती है। अंतर सिर्फ यह है कि शोषण का अंदाज बदल गया है और इसमें भ्रष्टाचार की भूमिका केंद्रीय हो गई है है। आमतौर पर कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं सिविल सेवा के लिए चुनी जाती हैं। इसके लिए आकर्षण पर कारपोरेट जगत की भारी भरकम तनख्वाह वाली नौकरी भी कोई असर नहीं डाल पाती। दुख तब होता है जब देश की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा पास कर सेवा में आने वाले एक के बाद एक अफसरों की चर्चा सकारात्मक कार्यों से अधिक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए होने लगे। साफ जाहिर होता है कि भारतीय नौकरशाही के इस्पाती ढांचे में जंग लग रहा है। ऐसे में भारत कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? गौरतलब है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में लैटरल एंट्री की शुरुआत की गई है। यह प्रशंसनीय कदम है, परंतु शासन में उत्पन्न खामियों को दूर करने हेतु लैटरल एंट्री कोई अंतिम विकल्प नहीं है। पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष बड़ी तादाद में अक्षम और भ्रष्ट अफसरों की समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर काम कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 312 अधिकारियों कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में जबरन रिटायर किया गया। यह एक अच्छी पहल है और इस पर और तेजी से काम होना चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर अच्छा प्रदर्शन करने तथा स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने का दबाव बनेगा। कारपोरेट प्रशासन में भी सुस्त पड़ गए कर्मचारियों को आकर्षक पैकेज देकर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस क्षेत्र में यह कुछ हद तक सफल भी रहा है। इसलिए ऐसा ही तरीका राज्य सरकारों को भी प्रशासनिक तथा अधीनस्थ सेवाओं के लिए अपनाना चाहिए। इस मार्ग से शायद भ्रष्टाचार, आक्रामकता, धीमी कार्यशैली, लाल फीतेशाही जैसी कार्य पद्धति से देश को छुटकारा मिल सके। शासन की नीतियां कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, यदि नौकरशाही ईमानदार और कार्य के प्रति लगनशील नहीं है तो परिणाम अच्छे नहीं मिलते। ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब सरकार द्वारा अच्छी नीयत से जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई, लेकिन नौकरशाही की भ्रष्ट नीतियों के कारण वे अंजाम तक नहीं पहुंच सके। अब प्रशासनिक सेवा में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से रच बस गया है, उसे देखते हुए सरकार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की जरूरत है। समय समय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भ्रष्टाचार मानव की नैतिक दुर्बलता से इतना उत्पन्न नहीं होता जितना कि तंत्र में विद्यमान उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमजोरियों से होता है। ये कमजोरियां भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती हैं। इसलिए केवल प्रशासनिक सतर्कता से भ्रष्टाचार पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुआयाम दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और प्रणालीगत आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार भी शामिल हों। इसके अलावा एक सुझाव यह है कि सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को जिला की विकास योजनाएं लागू करने का एकमात्र जिम्मेदार बनाने के बजाय चयनित जनप्रतिनिधियों की कमेटी का CEO मात्र बनाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर पहले ही कर दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं को दो भागों में बांटने की जरूरत है। एक हिस्सा पूरी तरह ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए होना चाहिए और दूसरा अन्य सभी कामों के लिए। अगर हमें नए भारत का सपना साकार करना है
और सबको न्याय तथा विकास का लाभ देना है तो देश की उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रशिक्षण और नियुक्ति में सुधार की दृष्टि से अलग समिति की सिफारिशों पर गौर करने की जरूरत है। समिति ने सुझाव दिया था कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं को औपनिवेशिक पद्धति से अपने को मुक्त करना चाहिए। मैकाले की चलाई अंग्रेजी परीक्षा और सामान्य ज्ञान से हटकर प्रशासकों का मूल्यांकन 21वीं शताब्दी की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर आधारित हो और डिजिटल पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों को प्रशासनिक सेवाओं का आधार बनाया जाए। इस प्रकार एक बहुआयामी व दीर्घकालिक रणनीति द्वारा ही लोक सेवाओं का भ्रष्टाचार से मुक्त होकर सार्वजनिक निधियों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। नए राजा महाराजा हैं भारत में आईएएस। नए राजा महाराजा हैं भारत में आईएएस। मेरा अपना तजुर्बा है। मोदी जी के कार्यकाल में सामान्य आईएएस का रुतबा लगभग 10 गुना बढ़ गया है। मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी मैंने आईएएस को निकट से देखा, मायावती के समय में भी देखा। जनप्रतिनिधियों का एक कंट्रोल दिखता था, परंतु वर्तमान में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जबरदस्त एकता है। संजीव खैरवार दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्हें अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए पूरा स्टेडियम खाली चाहिए। यह तो बहुत सामान्य बात है। अभी पूजा सिंघल पकड़ी गई। हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 20 करोड़ घर में निकले। 2 या 3 दिन के अंदर मीडिया से बात गायब हो गई। अब जांच भी आईएएस करेंगे और रास्ता भी वही निकाल देंगे और कुछ दिनों बाद वह जेल से भी बाहर आ जाएंगी। ऐसे ही नहीं हुआ यह सब कुछ। मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग बुलाकर यह कह दिया कि मंत्री की कोई बात समझ ना आए तब सीधे उन्हें बताएं। बस एक ही मौका चाहिए होता है। ज्यादातर मंत्री 2 कौड़ी के हो गए। एक केंद्र के मंत्री कह रहे थे उसी समय कि पता नहीं मुझे सचिव की सीआर लिखनी है, यह वह मेरी लिख रहा है। और वाकई वह कुछ दिनों बाद वह मंत्री नहीं रहे। जय हो। पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सेना के कंट्रोल में रहता है। उसी तर्ज पर भारत में सब कुछ आईएएस के कंट्रोल में रहता है। झारखंड की सोरेन सरकार की नाक का बाल रही। पैसों की पूजा करने वाली आईएएस पूजा सिंघल पुरवार के ठिकानों पर ईडी के छापे में 20 करोड़ कैश और 150 करोड़ की संपत्ति मिली। यह कोई पहल आईएएस नहीं है। यह कोई पहली आईएएस नहीं है जिन पर इतना पैसा या संपत्ति मिली हो। यदि सरकार की कृपा से मलाईदार महकमे की कमान और बड़े जिलों में पोस्टिंग मिलती रहे तो 15-20 साल में कोई भी आईएएस आईपीएस इतना धन आसानी से बना लेता है। पिछले 25 सालों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा जैसी सर्विसेज ऐसो आराम, शानो शौकत और रुतबा गाड़ते हुए बिना जोखिम उठाए करोड़ों अरबों में खेलने की जरिया बन गए हैं। इन पदों का रसूख और इनमें कमाई की असीमित संभावना का आकर्षण ही युवाओं में यूपीएससी की तैयारी की वजह बन रहा है। सेलेक्ट होने के बाद के इंटरव्यूज में कही जाने वाली जनता की सेवा, सिस्टम में बदलाव, विकास में योगदान जैसी बातें महज छलावा होती। इस फील्ड में आने के बाद फील्ड में तैनाती का अर्थ है कमाई का अवसर मिलना। बड़े जिलों में तैनाती का मकसद है ज़्यादा कमाई के अवसर खोजना। सेक्रेटरीट या पीएचक्यू में तैनाती का मतलब है मनमानी सुविधाओं में कटौती हो जाना और कमाई के असीमित अवसर से वंचित हो जाना। जब तक अंग्रेजों की दी गई इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा, इनकी सीधी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, इन पर निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक इस फील्ड की पूजाएं करोड़ों में खेलती रहेंगी। लेकिन इन पर नियंत्रण रखेगा कौन? इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? क्योंकि जिन्हें यह व्यवस्था बदलना है वही लोग तो इन्हें संरक्षण देते हैं। यह पोस्ट पूजा सिंघल के मामले पर मुनीश्वर जी ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखी थी। आईएएस आईपीएस धरती के भगवान हैं। आपके पास जादुई छड़ी होती है, आपके लिए सब कुछ संभव है।
आपके एक कॉल पर जिला हिलता है, आपकी सलाह से सरकारें चलती हैं। आप सचमुच भगवान हैं। भगवान जी, आप किस्मत और कर्म के धनी हैं। सिर्फ एक परीक्षा पास करते हैं और समाज के सबसे बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं। आपकी हनक और ठसक से हर कोई वाकिफ है। नाम सिविल सर्वेंट है, लेकिन ठसक सामंतों वाली रखते हैं। आधुनिक जमाने के राजा तो आप ही लोग हैं। अगर आप IAS IPS हैं तो आपके पिताजी BC बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आयोग के सदस्य बन सकते हैं। आपकी पत्नी संस्थान का डायरेक्टर बन सकती है। आप सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खोल सकते हैं। आप 10 बीघा में मछली पालन कर सकते हैं। आप बड़े निजी स्कूलों की लाइन लगा सकते हैं। आपका भाई नेशनल चैनल का पत्रकार बन सकता है। आप चैनल के पत्रकारों को मैगजीन के नाम पर 5-5 करोड़ का विज्ञापन देकर भैया बन सकते हैं। आपके बेटे मोइनुल हक स्टेडियम में नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेनिस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और वे पटना के सरकारी स्कूल में नहीं, रजवाड़ों की सीधियाँ स्कूल में पढ़ सकते हैं। IAS IPS धरती के भगवान ही तो हैं। आप चाहें तो नौकरी छोड़कर किसी मंदिर के सेक्रेटरी डायरेक्टर बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी संस्थान के महानिदेशक बन सकते हैं। आप IAS बन गए और आपके नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला होगा, लेकिन लालू यादव की तरह आप जेल नहीं जा सकते। रिटायरमेंट के बाद आप खुद भी BC बन सकते हैं। आपके जैसे बाल बुतरू को पढ़ाने वाले प्रकांड प्रोफेसर साहब लोग भले ही BC ना बने, लेकिन आप चुटकी बजाकर BC बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए बाबा बन सकते हैं। आप IAS बन सकते हैं। आप IAS बन गए तो रिटायरमेंट के बाद आप गांधी जी की धरोहर के CEO बन सकते हैं। आप पर भले ही सूचना छिपाने का आरोप लगता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप सूचना आयुक्त बन सकते हैं। सचमुच अगर आप IAS या IPS हैं तो भगवान ही तो हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। जीवन भर लोगों के अधिकारों का हनन करने के बावजूद आप मानवाधिकार के सदस्य बन सकते हैं। आपकी पत्नी बड़का साहित्यकार बन सकती है और बड़े ही धड़ल्ले से अपने किताबें छपवा सकती है। सचमुच अगर आप IAS IPS हैं तो धरती के भगवान ही तो हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आप अखबारों में आराम से छपवा सकते हैं कि आपके पास कैश सिर्फ 24,000 है और आप मारुति 800 कार से चलते हैं। पत्रकारों की इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे पूछे कि महाराज, दिल्ली वाला तीनों फ्लैटवा किसके नाम से है? अयोध्या और नोएडा वाला प्लांट किसके नाम से है? धरती के भगवान। आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता कि कौन सी फैक्ट्री में नोट छापे की 4 गो फ्लैट गया है। आपका वेतन प्रोफेसर के बराबर ही होता है, लेकिन प्रोफेसर साहब प्रोफेसर ही रह जाते हैं और आपके पास अकूट संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। अकूट संपत्ति हो जाती है। सचमुच IAS IPS धरती के भगवान ही तो हैं। भगवान आपकी संपत्ति की जांच कोई नहीं कर सकता। किसकी हिम्मत है? नेता की? कभी नहीं। आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप दोनों में दामाद ससुर का भी रिश्ता होता है। आप भला ससुर अपने दामाद की जांच कैसे करा सकते हैं? आपकी महिमा अपरंपार है। एक क्लर्क बेचारा ट्रांसफर करने के लिए 10 साल तड़पता रहता है और आप तो दूसरे राज्य से नौकरी करके भी आ सकते हैं। आपकी गोटी आपके पुरखों ने बहुत बढ़िया से सेट की है। भगवान सचमुच अगर आप IAS IPS हैं तो भगवान ही तो हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके नाम के साथ सिविल सर्वेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन आप सर्वेंट थोड़े हैं। आप तो मालिक हैं, हाकिम हैं। संविधान ने आपको सर्वेंट बनाया, लेकिन आप तो हाकिम बनकर और तन कर बैठे रहते हैं। आप मालिक के रूप में दिखते हैं और जनता सर्वेंट के रूप में दिखती है। जनता में इतनी हिम्मत कहाँ है कि आपको सर्वेंट बोले? जनता तो बेचारी है।
फिर भी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप धरती के भगवान हैं। सचमुच अगर आप IAS IPS हैं तो भगवान हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। भगवान आप दरोगा को भी फोन करते हैं तो बाबू कहकर बात करते हैं, क्योंकि थाना तो आप 5-5 लाख में बेचते हैं। आप बालू माफियाओं के साथ बालू खेल सकते हैं। आप प्रेमिकाओं की लाइन लगा सकते हैं। कोई आपके विरुद्ध कुछ साबित नहीं कर सकता। आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। आपकी कलाबाजी के आगे भी पूरी दुनिया नतमस्तक है। अखबारों में धड़ल्ले से छपता है 4 करोड़ का फ्लैट, 14 करोड़ की संपत्ति, लेकिन कोई यह नहीं पूछ सकता कि इतनी संपत्ति आई कहाँ से। क्या किसी प्रोफेसर के पास नौकरी में आने के बाद इतनी संपत्ति होती है? महाराज, वेतन तो आप दोनों का बराबर होता है ना। भगवान, आपने एक प्रतियोगिता परीक्षा पास की, दुनिया की सारी परीक्षाएं पास नहीं की, लेकिन आप खुद को सर्वज्ञाता समझते हैं। आप बहुत ब्रिलियंट रहते तो कोई आविष्कार करते, नया प्रयोग करते। आप बहुत ब्रिलियंट रहते तो कोई आविष्कार करते, नया प्रयोग करते, सामाजिक बदलाव लाते। लेकिन आप में नैतिक बल है कहाँ? सरकार कह रही है कि दहेज बंद करो, और आप खुद 2 करोड़ दहेज लेकर शादी किए हैं। सरकार कहती है कि शिक्षा में सुधार लाएंगे, और आपका खुद का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है। सरकार कहती है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, और आपकी एजेंसी सरकारी ऑफिसों में संविदा कर्मियों को रखवाती है। हे भगवान, हे आर्यपुत्र, क्या आपको शर्म नहीं आती? सारा भ्रष्टाचार आपसे ही शुरू होता है। आप अगर ठीक हो जाएं तो नीचे का सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन आपको तो पूजा सिंघल बनने में मजा आता है। फेसबुक ट्विटर पर भ्रष्टाचार मामले पर विमर्श शुरू हो जाने के बाद इस मुद्दे पर दीपक जी ने यह अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा। युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक रहे हों, उनका मुख्य आधार युवा ही रही है। युवा ही रहे हैं। IAS के कुत्ते ने हमारे दौर की मानसिकता को भी कुत्ता बना डाला। यह कोई मामूली कुत्ता थोड़ी है, यह साहब का कुत्ता है। यह उस IAS दंपत्ति का महान कुत्ता है जिसके लिए दिल्ली के एक पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया। साहब की तरफ से खिलाड़ियों और कोच को यह सख्त निर्देश दिए गए थे कि जब साहब ने इस एलीट क्लास के कुत्ते का हवा पानी के लिए आगमन हो तो मैदान साफ हो जाना चाहिए, जिससे उसके टहलने में कोई बाधा नहीं हो। कोई यह पूछने वाला या टोकने वाला ना हो कि साहब का यह कुत्ता देश के लिए मेडल लाने और इस स्टेडियम में पसीने बहाने वाले खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रजाति का आखिर कैसे है। इसका भी जवाब है। वह है इस विशेष कुत्ते की मानसिकता। यह किसी जर्मन शेफर्ड है या बुलडॉग कुत्ते की तरह थोड़ी ना है। वह तो IAS साहब का कुत्ता है। बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचता है, विचारता है, वह उसी लाइफ स्टाइल में जीता है, कुलीनता के चरम पर चढ़ तांडव करता है और उसी मानसिकता के अनुसार अन्य लोगों को दास समझता है। इस डेवलपमेंट तक पहुंचना आसान थोड़े ना है। इस जीवन स्तर तक पहुंचने के लिए कुत्ते को आदमी बनना पड़ा होगा। इस जटिल और महान लक्ष्य के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। साहब और उनकी IAS मैडम को उसे विशेष रूप से मानसिकता और शारीरिक रचना विज्ञान के स्तर पर प्रशिक्षित करना पड़ा होगा। उसकी सोच से कुत्ता समाज के मनोवैज्ञानिक को निकालकर मानव समाज और उस पर भी IAS के मनोविज्ञान को प्रत्यारोपित करना पड़ा होगा। आदमी को कुत्ता बनते तो सभी ने देखा और पढ़ता होगा, पर यहाँ तो कुत्ते को आदमी बनाने का मुश्किल और असंभव जैसा टास्क था, वह भी IAS के मनोविज्ञान और उस मानसिक स्तर पर पहुंचाना। इससे यह सिद्ध होता है कि एक IAS मामूली कुत्ते को भी आदमी बना सकता है। यह चमत्कार केवल भारतीय नौकरशाह ही कर सकता है। यह असंभव सा टास्क दुनिया के मानव और जीव विज्ञान के इतिहास में भले पहली बार हुआ हो, लेकिन इस कीर्तिमान को भारत ने करके दिखा दिया।
हल्कू और झबरा ने पूस की रात में मालिक की फसलों की मवेशियों से रखवाली करने में अपनी स्वामी भक्ति भले सिद्ध की हो, लेकिन यहाँ मामला एलीट वर्जन के डॉग का है। कुत्ते ने दिल्ली के अपने आईएएस साहब और आईएएस मैम साहब के बीच 3500 किलोमीटर की बिरह की दीवार खींच दी। लेकिन सवाल यह है कि कुत्ते से आदमी बना कुत्ता अब किसके पास रहेगा? साहब के पास लद्दाख में या मैम के पास अरुणाचल प्रदेश में? दिल की राजधानी दिल्ली को छोड़कर उसे पूर्वोत्तर भारत में कब तक रहना पड़ेगा? इसका जवाब भी भारत सरकार को देना पड़ेगा, या फिर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हवाई मार्ग से उसकी दोनों मालिकों से नित्य भेंट मुलाकात होती रहे। नहीं तो यह आदमी की मानसिकता वाला कुत्ता फिर कुत्ता बन जाएगा और आदमी को ही बना देगा। त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के शौकीन रहे आईएएस ऑफिसर संजीव खेरवार के ट्रांसफर पर अरविंद जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर यह व्यंग्य लिखा, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आहूत भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। मेधाओं के विषय ज्ञान और सामान्य ज्ञान की जांच करने वाले विशेषज्ञों का समूह चयनित अभ्यर्थियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी होने का प्रमाण पत्र देता है। निसंदेह इतनी कठिन परीक्षा में टॉप करना चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होता है। इस चुनौती को पार कर जिस लोक सेवा की चुनौती को स्वीकार किया जाता है, वह देर सवेर विलासिता और ऐशो आराम के बिस्तर के नीचे दबकर निष्प्राण हो जाती है। नौकरी पाने और अच्छे जीविकोपार्जन हेतु हर विद्यार्थी परिश्रम करता है। उसके माता पिता के अरमान जब इस कृपा द्वारा फलीभूत होकर संतान को सफलता के सोपान पर आसनस्थ करते हैं, तब कठिन परिश्रम, अध्ययन और परीक्षा की सुचिता आदि की परिभाषाएं शीर्षक बन जाती हैं। नौकरी हेतु आहूत की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में सेवा शब्द प्रारंभ से ही जुड़ जाता है और निर्धारित अवधि के पश्चात घर आते समय भी सेवा मुक्त शब्द प्रयुक्त होता है। यह सेवा उस परीक्षा की नैमित्तिक सेवा न रहकर जब उसकी वैयक्तिक सेवा में परिवर्तित हो जाती है, तब वह सेवक से शाह का सफर तय कर नौकरशाह बन जाता है। आईएएस में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों के स्वागत समारोह में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि पर यही नौकरशाही अपनी सफलता रूपी प्रेयसी के साथ नृत्य करता है। मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में आदर्श की चादर ओढ़कर लोक सेवा की दुहाई देता हुआ चेहरा जब सेवा काल में नकाब उतारकर बनता जनता की गाढ़ी कमाई पर ऐश करता है, तब वह और भी अनुकरणीय बन जाता है। उसकी तनख्वाह से आगे की हनक, रुतबा, चलते समय गाड़ी के पीछे पीछे बजती दुंदुम्बी जनता के बीच कौतूहल और आकर्षण पैदा करती है। व्यक्ति में लालसा पैदा होती है कि काश उसकी भी औलाद यही परीक्षा उत्तीर्ण कर सम्राट का मुकुट पहन लोक सेवा के नेपथ्य में लोक पर शासन करती। यह लेख मुझे जैसे नाचीज के प्रशासनिक अधिकारी न बन पाने के दर्द का परिणाम नहीं है, अपितु उस कोरे झूठ का पर्दाफाश करने का निमित्त है जो 90% आईएएस अधिकारियों के माथे पर लोक सेवा का कलंक बनकर तथाकथित आदर्श का डंका बजवाता है। विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य वेतनमान पर चयनित यह लोक सेवक जब जनता की गाढ़ी कमाई से तिजोरी भर कई फ्लैट, भूखंड, फार्म हाउस का मालिक बन हजारपति से अरबपति बनने का सफर पूरा करता है, तब वह और अधिक अनुकरणीय बन जाता है। सत्ता के पैरों में जूते पहनाना, उतारना, फीते बांधना और मलाईदार पोस्टिंग हेतु चरण चाटन तक की उद्यमिता करना उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। हर अभिभावक और विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में इस नौकरी की इच्छा बलवती होती जाती है। यह परीक्षा व्यक्ति को रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखती है। सरकारी सेवाएं भी जनता की इतनी सेवा तो कर ही चुकी है कि आज लगभग हर व्यक्ति विकास के पेड़ पर चढ़कर गुलाम भारत के यातनापूर्ण शासन को आजाद भारत के भ्रष्ट शासन से अच्छा कहता नजर आता है।
मेरा मकसद सर्वोच्च सेवा की सर्वोच्च परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली सर्वोच्च मेधावियों को रेखांकित करना नहीं, अपितु इस सेवा के नाम पर सर्वोच्च भ्रष्टाचार पर कुबेर की लुंगी पहन जनता के बीच सर्वोच्च सेवक बनने के छद्म रूप को उद्घाटित करना है। लोक सेवा लोक के लिए अथवा लोक की सेवा लेने हेतु यह निर्णय उस आयोग के हवाले छोड़कर इतना अवश्य कहूँगा कि व्यक्ति को मानव से ईश्वर बनाने वाली उस परीक्षा में मेधावियों की सामर्थ्य जांच के साथ उन मानवीय मूल्यों की भी जांच होनी चाहिए जो उन्हें मरे जमीर के साथ आवश्यक अवकाश ग्रहण तक भ्रष्ट से भ्रष्टम तक का मानद सफर तय कराते हैं। हम भी समस्त टॉपरों के साथ आईएएस बने सारे अभ्यर्थियों को बधाई देते हैं, किंतु उनके स्वागत गीत में बज रहे डीजे में दौलत की खनक और उस रेड कारपेट को ओझल किए बिना जिसके नीचे लाखों किसानों की पगड़ियां दबकर आजीवन कराहती रहती हैं, त्याग राज स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पद के दुरुपयोग पर अंजनी कुमार ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका था। 2021 की यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को बधाइयां मिल रही थी। मैंने भी हिंदी माध्यम से टॉपर रहे मेरे मित्र रवि सिहाग को कॉल करके बधाई दी। रवि ने इस साल 18वीं रैंक लाकर हिंदी माध्यम के झंडे गाड़ दिए थे। रिजल्ट घोषित होते ही चयनित अभ्यर्थियों के घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मंगल ग्रह पर पानी खोज लिया हो। अब आते हैं हिंदी माध्यम पर। मित्र रवि कुमार सिहाग को साल 2018 में 337वीं रैंक और 2019 में 317वीं रैंक मिलने के बाद अंततः एक बेहतर रैंक मिली। अब जाकर वह प्रॉपर आईएएस बन सकते थे। हिंदी माध्यम से होना उनके लिए भी चुनौती था, वो भी तब जब अंग्रेजी का स्टडी मटेरियल प्रयोग करते थे। मतलब अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री पढ़ना और मातृभाषा हिंदी में मेंस परीक्षा लिखना, साथ ही पिछले चयन में मिली नौकरी का एक्सपोजर भी था। इसके अलावा 22वीं रैंक पर एक और हिंदी माध्यम का उम्मीदवार काबिज है। वास्तव में आप इसे उम्मीद की किरण ही कह सकते हैं, उम्मीद नहीं। 18वीं रैंक का झंडा जहां गड़ा है उसके पीछे का रास्ता लंबा और खाली है। 2011 से पूर्व जब तक परीक्षा का पैटर्न नहीं बदला था तब तक जो हिंदी माध्यम 48% पर था, वह हिंदी माध्यम आज 2 से 3% रिजल्ट में ऐसा खुश है जैसा गड़ा हुआ धन मिल गया हो। यह रिजल्ट भी सरकार को दिए ढेरों ज्ञापन, आंदोलन, मंत्री, मुख्यमंत्री, पत्राचार, अखबार कवरेज, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या करने के बाद भी ठीक से नहीं हासिल है। और अब अगर कुछ बेहतर हो भी जाए तो भी डिग्री अग्रवाल जैसे आधुनिक मैकाले का किया हुआ जो गुजरे 10 साल में हमारी पीढ़ी ने भुगता है, क्षम में नहीं है। डीपी अग्रवाल यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस नए पैटर्न को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब कुछ लोग इस पर अपना ज्ञान दे सकते हैं कि भाषा चयन में बाधा नहीं है, यह मात्र हिंदी माध्यम का प्रलाप है। तो उनसे एक बात कहनी है। साल 2021 में टॉपर श्रुति शर्मा का इंटरव्यू सुनिए। वह बताती है कि पिछले अटेम्प्ट में मेंस का फॉर्म भरते समय गलती से उनका माध्यम हिंदी क्लिक हो गया था, अतः उन्हें वह परीक्षा हिंदी माध्यम में देनी पड़ी और वह कुछ मार्क्स से सिलेक्शन से चूक गई, परफॉर्म नहीं कर सकी। इससे बड़ा साक्ष्य हिंदी भाषाई हताशा का क्या होगा? भाई, अगर भाषा चयन और ज्ञान की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं है तो टॉपर महोदय को पूर्व में ही हिंदी माध्यम से परीक्षा देने पर भी चयनित हो जाना चाहिए था। और बात हिंदी या अंग्रेजी में परीक्षा देने की नहीं है, परीक्षा की तैयारी, उसका प्रोसेस, उपलब्ध अध्ययन सामग्री, मेंस के आंसर जांचने वालों का रवैया, यूपीएससी बोर्ड की उम्मीदवारों से एक्सपेक्टेशन मायने रखता है और यह एक्सपेक्टेशन अंग्रेजी को पोषित करता है। यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। दौड़ शुरू करने की लाइन बराबरी की नहीं है। पूरे परीक्षा पैटर्न का झुकाव अंग्रेजी और टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ है। देसी, स्थानीय और हिंदी माध्यम के ग्रामीण बच्चों के लिए इसमें प्रीलिम्स के स्तर से ही एलिमिनेशन है, उनके लिए जगह ही नहीं है।
रिक्शे वाले, चाय वाले, सब्जी वाले के बच्चों को IAS बनते देखने का बाजारवाद आपको सत्य नहीं देखने देता। एक्सपेंशंस आर ऑलवेज देयर, एक्सपेंशन आल ऑलवेज देयर। अतः संभव सब कुछ है, वह भी बनेंगे अगर डिजर्व करते हैं, पर इसे यूनिवर्सल मत मानिए। फिलहाल हिंदी माध्यम के इतने से रिजल्ट से खुश होकर भाषाई हताशा का मखौल मत उड़ाइए। यह हिंदी माध्यम के मरणासन्न शरीर पर हंसने जैसा है कि देखो उसने अभी अभी हाथ हिलाए। हम हिंदी माध्यम वाले एक लंबे नैराश्य से गुजरे हैं, हम टूट गए हैं। हम काबिल थे पर हम दौड़ में बराबरी पर नहीं रखे गए, हम फिर भी चयनित हो गए, पर हम हर रिजल्ट पर गुस्से से भरे रहते हैं। हम सामान्य होने की कोशिश करते हैं, पर उम्मीद की इक्का दुक्का किरणें हमारे नैराश्य को तोड़ने की बजाय और भड़का देती है, क्योंकि हमें उम्मीद के किरण नहीं, उम्मीद का पूरा सूर्य चाहिए। शेष रवि सिहाग के बहाने ही सही कुछ तो सुधरे और हिंदी माध्यम फिर UPSC के रिजल्ट में बराबरी कर सके। हमारा काम सही प्रक्रिया की पालन करना है। यद्यपि अगर यह करके भी हम परिणाम तक नहीं पहुंचते तो स्वाभाविक तौर पर चिंता होती है, लेकिन चिंतन का एक बिंदु ये भी है कि हमने प्रक्रिया का सटीक और यथासंभव अनुकरण किया भी या नहीं। विगत दिनों में हिंदी माध्यम के एक बड़े छात्र वर्ग ने इसको लेकर कई विवेकपूर्ण, आक्रोश भरी, निराशाजन्य और कुंठा से भरी अभिव्यक्तियां की है, और शिक्षक वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। लिहाजा इससे कई प्रश्न और ज़रूरतें पैदा हो गई। ज़रूरतों की व्याख्या में पहला बिंदु यही है कि एक बड़े छात्र वर्ग को ये स्वीकारोक्ति ओढ़ लेनी चाहिए कि जो हुआ ठीक हुआ। उनकी भाषा, अभिव्यक्ति की शैली और स्थूल दृष्टि और समझ उनके चयनित न हो पाने की पूरी कहानी कह रही है। दूसरा, अपने शिक्षकों पर मुग्ध मत होइए। परीक्षा आपसे स्थित प्रज्ञता की मांग करती है। तीसरा, जो शिक्षक अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का सूक्ष्म अतिसूक्ष्म विश्लेषण पूरी ईमानदारी से करता है, यथा आपके पाठ्यक्रम के हर विषय के हर खंड, हर उपखंड का विगत प्रश्न पत्रों में वेटेज कितना रहा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों के टॉपर्स से बातचीत के निष्कर्षों का सूक्ष्म और उपयोगी स्पंदन, संपादन, और जो परीक्षा की पिछली 5-6 वर्ष की हर महीन वृत्तियों से आपको परिचित कराता है, उसे गालियां सौंप कर उसकी प्रेरणा जज्बे का हरण मत कीजिए। चौथा, ये जाहिर है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध विषय वस्तु अपेक्षित रूप से कम गुणवत्ता युक्त परीक्षा की मांग के कम अनुरूप है, और कॉपी जांचने वालों की हिंदी के प्रति कम सहजता जैसे कारकों को मिलाकर हम पहले से ही 25-30 नंबर पिछड़ जाते हैं, जिस पर अनिवार्यतः काम होना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा की प्रकृति को समझने और व्याख्यायित करने वाले स्पष्टतः कहते हैं कि इसके बाद सारा दोष विद्यार्थी का है, जहां से कई सवाल खड़े होते हैं। विवाद का पहला प्रश्न तो यही है कि एक्सपर्ट्स का ये मानना कितना सही है। दूसरा, क्या हम हिंदी माध्यम वाले अपनी प्रकृति में आलसी हैं? क्या हम परीक्षा की मांग के अनुरूप ना पढ़ाकर प्रक्रिया की पालना ना करके विशेषज्ञता हासिल करने में लग जाते हैं? क्या हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास, उत्तर लेखन अभ्यास में कोताही बरतते हैं? क्या हम प्रश्नों के मर्म को ही ग्रहण करने में पिछड़े हैं? इन जैसे सवाल, इनका ईमानदार परीक्षण करके हम संभवतः हमारे कम चयन के कारणों और संभावित जवाबों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। UPSC परीक्षा के भाषाई माध्यम में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं अंग्रेजों की तुलना में बेहद पीछे हैं। भारतीय भाषाओं को परीक्षा माध्यम बनाने के पीछे यह तर्क था कि लोग अपनी भाषा में लिखेंगे और बेहतर करेंगे, पर अंग्रेजी का वर्चस्व अब भी है और बढ़ता ही जा रहा है। UPSC रिजल्ट में जामिया यूनिवर्सिटी के 52 छात्रों के सफल होने की खबर पर कुछ मित्रों ने कहा कि वे उर्दू माध्यम वाले प्रतियोगी रहे होंगे, पर यह बात तथ्यों के विपरीत है।
भाषाई माध्यम के अनुसार आईएएस की ट्रेनिंग देने वाले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के 2019 के 94वें फाउंडेशन कोर्स में कुल 326 प्रोबेशनर थे। इनमें 315 अंग्रेजी, 8 हिंदी और एक गुजराती, कन्नड़ व मराठी से थे। उर्दू से कोई भी नहीं चुना गया था। शालिनी ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही अपनी फेसबुक पोस्ट में ये बातें लिखी। आप खुद नहीं बन पाएंगे यूपीएससी टॉपर, केवल बधाई देते रह जाएंगे। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। खबर पढ़कर आप में ग्लूकॉन डी वाली इंस्टेंट एनर्जी आ गई होगी कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप भविष्य के सपने संजाने लगते हैं। आप बिल्कुल उस मासूम प्रेमी की तरह हैं जो मोहल्ले की प्रेमिका से एक तरफा सच्चा प्यार करता रह गया और आपके प्यार को कोई और डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन ले गया। जी हाँ, ऐसा ही हाल होता है हिंदी माध्यम के में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का। देश में नौकरियों के सर्वोच्च पद अंग्रेजी माध्यमों वालों के लिए रिजर्व है। यूपीएससी में हिंदी माध्यम का केवल विकल्प होता है। 60-70 लोग भी फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाते। आईआईएम, सीडीएम, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ में हिंदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा रोजगार नहीं दे पा रही है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा तबका हर एक साल बेरोजगार बनता होगा। सबसे भयावह सवाल तो यह है कि हिंदी माध्यम से पढ़े बेरोजगारों की इतनी बड़ी खेप को कहाँ खपाया जाएगा। ताज्जुब तो तब होता है जब संसद में सबसे बड़ा सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री हिंदी बेल्ट से आते हैं। फिर भी हिंदी भाषी छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हर स्तर पर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। प्राइवेट नौकरी में तो उन्हें बड़ी सख्ती के साथ बोला जाता है, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आखिर ये छात्र जाएंगे कहाँ? कुछ छात्र जो ज़्यादा मेहनती होते हैं अपनी अंग्रेजी ठीक ठाक कर सेटल हो जाते हैं, पर बाकी छात्रों की ऊर्जा का इस्तेमाल केवल झंडा उठाने में करवाया जाता है, क्योंकि बेरोजगारों की फौज से ही असली राजनीतिक कार्यकर्ता पनपते हैं। होश में आ जाइए, आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि सरकार जिस माध्यम में आपको शिक्षा देती है उस माध्यम में रोजगार नहीं देती। सुमन जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आए छात्रों का क्या नहीं करना चाहिए। एक टीवी पर रिपोर्टर ने यूपीएससी टॉपरों से पूछा। टॉपर का सरल जैसा जवाब था, यहाँ हर बार की तरह अब पार्टी में ना रह जाएं। अगर आप हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं तो 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ खास होगी। दूसरा, अपने स्वास्थ्य और नींद की उपेक्षा ना करें। आपके डार्क सर्कल केवल ओएमआर में ही मिलते हैं, आपकी आंखों के नीचे नहीं। तीसरा, चाय, सिगरेट, तंबाकू चर्चा से बचें। अंधेरे फेफड़े आपको एक अंधेरे करियर की ओर ही ले जाएंगे। चौथा, हर 2 महीने में रूम शिफ्टिंग ना रखें। यह एक बार शुरू होने के बाद कभी नहीं रुकेगा। आज आप मुखर्जी नगर में हैं, कल नेहरू बिहार, फिर गांधी बिहार, वजीराबाद, आज़ादपुर, तिमारपुर, जीटीबी नगर आदि। 5वां, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या टॉपर आदि पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। इच्छित सीट पाने के लिए 40-50 मिनट अपने कोचिंग क्लास के बाहर खड़े ना हों। लबासना में सीट पाने का लक्ष्य रखें, कक्षा में नहीं। 6वां, हिमालय की यात्रा पर ना जाएं। जब आप प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के बाद आराम कर रहे हों, आप काराकोरम को याद कर सकते हैं। लद्दाख, जंस्कार, पीर पंजाल वास्तव में वहाँ जाए बिना भी गैर उम्मीदवारों के सामने अपना ज्ञान ना बढ़ाएं। लड़के लड़कियों के बीच ओह बीसी और चाचियों के बीच हाय मेरा बच्चा की अभिव्यक्ति को छोड़कर इससे कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होगा। क्या बात है कैलाश मंजू बिश्नोई जी, आपने तो आईएएस की डंका बजा दी।
एकदम सही और सटीक जानकारी दिया है आपने। इस धरती के भगवान तो IAS हैं और उनको भगवान बनाया भी जनता ने ही, मजबूरी भी है बनाने की, क्योंकि वो भगवान है तो घूस ले करके, घूस देना जनता की मजबूरी है, घूस देंगे नहीं वो काम करेंगे नहीं। सही है। चलिए इसी बात पर इस पार्ट का अंत होता है। इसके बाद यही अब की बार जो हम वीडियो बनाएंगे वही अंतिम वीडियो होगा। कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा रचित कलेक्टर साहिबा का अंतिम पार्ट, अगला पार्ट हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने मित्रों के साथ रहें। धन्यवाद। पसंद आए वीडियो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हम अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकें।